हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस के माध्यम से रमनिया फाउंडेशन के बच्चों के लिए क्लास 9 का साइंस का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मैं इस वीडियो में आप सभी को क्लास 9 का ये साइंस का सवाल एक एक करके समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई आ गैस डज एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि कोई अगर गैस को किसी कंटेनर में रखा जाए, कंटेनर का मतलब होता है बर्तन, है ना। जिस बर्तनवा में हम रखते हैं गैस को उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर कहा जाता है। ठीक है, तो उस कंटेनर पे जो गैस हो वो प्रेशर लगाता है। उसका जो दीवालवा होता है कंटेनर का, उसका जो दीवार होता है, दीवार जिसे हम दीवार कहते हैं, उस पर ये क्या करता है, प्रेशर मारता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस आर स्टैटिक। क्या दे रहा है पहला ऑप्शन कि जो पार्टिकल का गैस है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब स्थिर, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन दिया है बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस हीट द वॉल ऑफ द कंटेनर। दूसरा मतलब हुआ कि जो गैस का जो पार्टिकल है वो जो कंटेनर का दीवार होकर पे हीट करता है। क्या करता है? हीट करता है, मारता है, चोट मारता है। ठीक है। तीसरा बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब कि जो गैस का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। और चौथा में दे दिया है नॉन ऑफ दीज, एक में से कोई नहीं। जो चार को दिया उसमें से कोई, तीन को में से कोई एक को नहीं है। तब देखिए हम इसके कारण समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो गैस है वो का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं गैस। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि मैटर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। गैस एक क्या है, मैटर है। और मैटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन प्रकार के मैटर होते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये तीनों मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। एक मिनट, तो चलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था। इसमें देखिए कि जो मैटर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। छोटे छोटे कण के बने होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं उसके बने होते हैं ये मैटर्स, है ना। स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल। ठीक है। और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इन पार्टिकल्स का अपना क्या होता है, खास गुण होता है। इसमें से पहला गुण है हमारा मोबिलिटी। क्या होता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का माने क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। इनका जो पार्टिकल होता है वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते होते हैं, करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं ना। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी। और एक और गुण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, स्पेलिंग गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है आकर्षण बल, एक दूसरे की तरफ खिंचाने वाला। जैसे एक लड़का और एक लड़की में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, एक लड़का लड़की को देखते क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, पगला जाता है उसके पीछे, है ना। तो उसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में भी होता है। जो मैटर का जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब देखिए, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो तीनों मैटर में अलग अलग होता है। और इसी अट्रैक्शन फोर्स पे ये जो मोबिलिटी है पार्टिकल्स का उसी पे डिपेंड करता है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स और मोबिलिटी आप समझ जाएंगे तो आप इसका कारण आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर मतलब ज़्यादा। और लिक्विड में क्या होता है, मीडियम। और जो गैस है उसमें क्या होता है, मतलब ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर नहीं है उसमें, मतलब कि कह सकते हैं कि एक तरह से है ही नहीं उसमें। मीडियम का मतलब होता है बीच में, और ग्रेटर का मतलब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसके पार्टिकल में होता है, सॉलिड में। और सॉलिड के पार्टिकल में इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है कि इसके पार्टिकल्स में मोबिलिटी बहुत कम होता है। एक ही जगह पे पार्टिकल्स लगता है कि एक ही जगह पे स्थिर है। थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट आता है कब, जब उस पर अगर पीट देते हैं, जब पार्टिकल के ऊपर ठोक देंगे तो क्या होने लगता है, उसका पार्टिकल, सॉलिड का ठोक दिया जाए तो उसके पार्टिकल में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आ जाता है ना। लेकिन नॉर्मली इसके बीच इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है कि जो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं, इसमें मोबिलिटी कम होता है। और जो लिक्विड है हमारा उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है मीडियम है, थोड़ा हल्का है। ठीक है,
जिससे क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर लेते हैं। और जो गैस है उसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब इसमें ना के बराबर अट्रैक्शन फोर्स होता है। और इसके कारण जिसका पार्टिकल है उसमें मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, इसमें मीडियम और इसमें बहुत कम होगा। इसमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा, इसमें मीडियम और इसमें बहुत कम। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये मोबिलिटी। और मोबिलिटी के कारण ही जो गैस है, गैस का जो मोबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसके पार्टिकल हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। इसको कहीं भी रख दो ये हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे देखते हैं अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो उसका गैस पूरे रूम में घूम फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस है उसमें से जो सुगंध निकल रहा है वो गैस के रूप में, और वो गैस का जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है, इसलिए पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इसलिए जब कंटेनर में रखा जाता है गैस को तो उसके पार्टिकल जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं, मोबाइल होते हैं वो, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जात फिरत रहता है, एकदम घूमते रहता है, जिसके कारण वो दीवार से जो है बार बार टकराता है। जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की दीवारों से क्या होते रहता है, टकराते रहता है, जिसके कारण उस पर प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है, अगर किसी चीज़ को बार बार ढकलते रहो तो क्या होता है, उस पर प्रेशर लगता है। वही बात यहाँ पे, जो पार्टिकल बार बार टकराने के कारण जो ये जो कंटेनर का दीवार उस पर प्रेशर बनता है। जिसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी तो गलत है, ये है बी हमारे इसमें क्या होगा, सही। क्या होगा कि पार्टिकल जो है गैस के उसके बार बार टकराने से प्रेशर बन जाता है। दूसरा सवाल देखिए हमारा, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब आप जानते ही हैं, फिजिकल चेंज और एक और चेंज होता है केमिकल चेंज। हमारे सराउंडिंग में दो तरह के चेंजेज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, केमिकल को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें उसके भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। जैसे क्या होगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, जो पदार्थ है उसकी क्या हो जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, या तो उसका शेप बदल जाएगा, उसका साइज बदल जाएगा, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या होता है, देयर इज़ नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी के बारे में एक लॉ होता है कि एनर्जी इज़ नॉट क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको ख़राब किया जा सकता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है। बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बनाते हैं वो वाटर से बनाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई हमने नया एनर्जी नहीं बनाया। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया वो हमने नया एनर्जी नहीं बनाया, बस वाटर में जो एनर्जी स्टोर था उस एनर्जी को क्या कर दिया, जनरेटर के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमारे घर में आता है तो ये बल्ब को जला देता है, और बल्ब में जो लाइट निकलता है वो किससे आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही तो आया। ये एनर्जी अब क्या हो गया, लाइट एनर्जी में चेंज हो गया। उसको बदला कौन, इसको बल्ब बदला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर में एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आ गया, लाइट एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी क्या हो रहा है, बन नहीं रहा है, एनर्जी पहले से ही है, उस एनर्जी का क्या हो रहा है, बस फॉर्म बदल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी ना तो कभी बन सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पे ना तो फिजिकल चेंज में ना तो एनर्जी बनता है और ना ही एनर्जी बर्बाद होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ परमानेंट एंड इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, और फिजिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज नहीं होता, बिल्कुल ये गलत है। इसमें से हमको गलत बताना, तो यही ऑप्शन हमको सही लग रहा है कि परमानेंट बोल रहा है कि इसमें जो फिजिकल चेंज वो परमानेंट है एंड इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो गया है उसको दोबारा उसी स्थिति में हम नहीं ला सकते, जिस स्थिति से हम उसमें गए थे होकर में से फिर हम इसी में आ जाएं, ऐसा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल। और अगर नहीं आए तो उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, और परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बार बदल गया कोई चीज़ तो दोबारा उस स्थिति में नहीं आ सकता, उसी वही बात हो गया परमानेंट या इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं, ये रिवर्सिबल होते हैं और ये परमानेंट चेंज नहीं होते, ये टेम्पोररी। जैसे अगर हमने कोई बर्फ़ लिया है ना, ये बर्फ़ है, इसको गर्म किए तो क्या बन गया, पानी बन गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, है ना, वाटर बन गया। क्या बन गया यार, वाटर बन गया। ठीक है, पहले आइस था, अब ये वाटर है। आइस किस फॉर्म में था, सॉलिड में, अब ये क्या हो गया, लिक्विड में। ठीक ना, तो क्या हो, और अगर हम इस वाटर को फिर से क्या कर दें, ठंडा कर देते, ये फिर से किस में बदल जाता है, सॉलिड में। तो देखिए हमने पहले बर्फ़ को किस में बदला, पानी में, पानी से फिर से क्या कर दिया, बर्फ़ में। तो जो चेंज हुआ, बर्फ़ से पानी बना और फिर से किस में आ गया, सॉलिड में। तो ये जो रिएक्शन, ये जो परिवर्तन है ये परमानेंट परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम पुनः उस स्थिति में ला सकते हैं।
तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम। क्या बोल रहा है, जो ये कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब जिस चीज़ का वो बना हुआ है ना, वही वो चीज़ उसमें बदलता नहीं है। जब भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज, तो ये कॉम्पोजिशन उसका बदलता नहीं है। जिस चीज़ का बना है वो उसी चीज़ का रहता है। जैसे हमने अभी आइस लिया था, आइस को जब हम गर्म किए तो ये वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर। इसका भी फार्मूला H2O होता है और इसका भी फार्मूला H2O ही होता है। तो देखिए कंपोजिशन क्या बदल रहा है, नहीं ना बदल रहा। बर्फ़ का भी फार्मूला H2O और वाटर का भी फार्मूला H2O, बस क्या हो रहा है, इसका स्टेट बदल रहा है, भौतिक अवस्था बदल जा रहा है, इसकी कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लकड़ी लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये क्या है, लकड़ी है, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ दिए तो ये 2 पीस में क्या हो गया, टूट गया। ये पहले भी लकड़ी था, अब इसमें बदलाव है, क्या इसका साइज बदल गया, तो अभी भी क्या है, लकड़ी है ना। ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी से क्या बन गया, ये कोयला बन गया, नहीं ना बन गया। ये लकड़ी था, अभी भी क्या है, लकड़ी ही है। तो इसमें कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, गलत नहीं है, गलत नहीं है। चौथा क्या बोल रहा है, डू न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसका मतलब हो रहा है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इस परिवर्तन से। यस, ऐसा कोई नया परिवर्तन, जब जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे अभी हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया था, है ना, तो लकड़ी का टुकड़ा को हमने रहने दिया, लकड़ी इसको तोड़ा थी, ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े में बदल गया, लेकिन ये लकड़ी ही रहा, लकड़ी से कोयला नहीं बना। जैसे बर्फ़ लिए थे, बर्फ़ को अगर हमने पिघलाया तो पानी बना, वो अभी भी H2O था बर्फ़ में भी, और पानी में बदल हुआ तो वो भी H2O ही रहा। तो इसमें क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते। जैसे कोई कागज़ है, उसको फाड़ दिए, है ना, 2-4 टुकड़ा में कर दिए, तो अभी भी फट के भी क्या रहा, वो कागज़ ही तो रहा। ऐसा थोड़ी कि कागज़ को फाड़ दिए तो कलम बन गया, नहीं ना। तो अभी पहले भी कलम, ये कागज़ था, अभी भी कागज़ ही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हमारा परमानेंट चेंज नहीं होता है। फिजिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा, विच इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल का मतलब होता है जो वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो ख़त्म हो जाए एक बार, तो उसे हम पुनः तुरंत उसको बनने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, वैसा एनर्जी जो एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने में, दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, तो पहला दिया है नेचुरल गैस, तीसरा दिया है विंड एनर्जी, उसमें टाइडल एनर्जी, और एक है मैकेनिकल एनर्जी। तो इनमें से नेचुरल जो गैस है, जैसे CNG है ना, तो CNG अगर एक बार ख़त्म हो जाता है, LPG है, अगर ये सब एक बार इनका खदान ख़त्म हो गया तो उनका खदान बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है। और विंड एनर्जी ये तुरंत बन जाता है, टाइडल एनर्जी तुरंत बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी ये रीन्यूएबल सोर्स है जिन्हें ख़त्म होने पर दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा नेचुरल गैस। अब आते हैं अगला सवाल, द सी वाटर इज डेंसर देन द फ्रेश वाटर ड्यू टू, किसके कारण जो समुद्र का पानी है उनका डेंसिटी ज़्यादा होता है फ्रेश वाटर के अपेक्षा। तो इसमें ऑप्शन दिया है मिक्सिंग ऑफ सैंड, मिक्सिंग ऑफ साल्ट, सीडेशन और 10th बार। ये देखो, ये 2 ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, इन दोनों में से देखना है हमको। मिक्सिंग ऑफ सैंड नहीं, मिक्सिंग ऑफ सैंड भी नहीं होगा। देखिए समुद्र का जो पानी होता है उसमें नमक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और नमक घुले होने के कारण जो सी का वाटर होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और फ्रेश वाटर में साल्ट उल्ट नहीं होता है तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता है। आपने परीक्षा में देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो शुद्ध पानी में अंडा बैठ जाता है और जिसमें नमक घुला होता है उस पानी में अंडा छपील जाता है, मैंने ऊपर तैर जाता है, ठीक है। इसमें काहे तैर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ये अंडा का, अब एक बात हम जानते हैं कि ये पानी में वही सब्सटेंस तैरता है जिसका डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है, और जिसका पानी से डेंसिटी कम होगा पनिया पे छपिल जाएगा, ठीक है। पानी में बैठेगा कौन भीतरे, जिसका डेंसिटिया ज़्यादा होगा वो बैठ जाएगा जाके नीचे, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो पनिया में ऊपर तैर जाएगा। तो यहाँ पे अंडा का डेंसिटी क्या होता है, पानी से ज़्यादा, जिसके कारण अंडा क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और यहाँ पे जैसे ही नमक डालते हैं तो पानी का जो डेंसिटी है वो अंडा से ज़्यादा हो जाता है, अंडा का कम, तो अंडा ऊपर क्या होने लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। तो ये कारण हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि समुद्र का पानी गाढ़ा, ये डेंसिटी ज़्यादा क्यों होता है, साल्ट घुले हुए के कारण, ठीक है।
अब पांचवा सवाल बोल रहा है हाउ मच एनर्जी डज अ 150 वाट स्टीम आयरन कंज्यूम पर सेकेंड। इसका मतलब बोल रहा है कि एक आयरन है, स्टीम का आयरन, वो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसका पावर दिया हुआ है 150 वाट। अब देखिए पावर बराबर क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में वो चीज़, 1 सेकेंड में वो वस्तु 1 सेकेंड में कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे क्या बोलते हैं, पावर। कंज्यूम माने उपयोग करना, ठीक है ना, कितना एनर्जी खा जाएगा वो 1 सेकेंड में, उस एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है, ठीक है ना। तो आयरन यहाँ पे क्या कर रहा है, 50 वाट इसका क्या है, पावर है। और पावर का फॉर्मूला होता है जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। इस जूल को हम लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं, टोटल वर्क डन। वर्क डन का मतलब कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, कितना एनर्जी वो खा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वर्क डन, जिसे जूल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर बराबर क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। पावर दिया है 150 और जूल पर सेकेंड, टाइम दिया है 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड मतलब कुछ नहीं, एक कट कट जाएगा, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। टोटल एनर्जी कितना ये कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, 150 जूल। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है, 150 जूल। मिट जो रे भैया। तो देखिए अगला पेज में हमने देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन दिया है ए 15 जूल, 150 जूल, 0.15 जूल और 100 वाट। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला भी करके हमने देखा, ठीक है। अब अगला सवाल है इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव हाउ डज द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट कंपेयर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इसमें पूछ रहा है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल, मीडियम का जो पार्टिकल है, उसका जो वाइब्रेशन है वो वेव के प्रोपगेशन के किस डायरेक्शन में होता है, कौन दिशा में होता है। तो देखिए एनर्जी जो होता है वो वेव के रूप में आगे बढ़ता है। कोई भी एनर्जी अगर किसी ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए, है ना। और मीडियम क्या हो सकता है, मैटर, और मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल। मैटर में क्या होते हैं, पार्टिकल। और जब वेव इसमें ट्रेवल करता है किसी मीडियम में, तो ट्रेवल किसके द्वारा करता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन के कारण ही क्या होता है, उसमें एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो पार्टिकल्स दो तरह से वाइब्रेट करते हैं, एक तो परपेंडिकुलर, जैसे ये पार्टिकल है, इसका ये मेन पॉइंट है, तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। और एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, एक ऊपर नीचे ये ट्रेवल करता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें पार्टिकल क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनली हॉरिजेंटली क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और इसमें जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें वर्टिकली वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल। तो दो तरह के वेव होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा पार्टिकल ये वाइब्रेट करता है और वेव इस प्रकार से ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें क्या करता है, पार्टिकल ये हॉरिजेंटली वाइब्रेट करता है, अपने मेन पॉइंट से हॉरिजेंटली वाइब्रेट करता है। इधर जाएगा फिर इधर आएगा, यहाँ का जो पार्टिकल से टकराया तो ये इधर चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर इससे टकराएगा, ये वापस उधर जाएगा, ये टकराएगा उधर जाएगा, फिर टकरा कर वापस आ जाएगा। इस प्रकार से मूवमेंट होता है। और वेव का भी मूवमेंट क्या होता है, हॉरिजेंटली ही होता है। तो देखिए इसमें वाइब्रेशन जो पार्टिकल का हो रहा है वो भी लॉन्गिट्यूडनली है, ये हॉरिजेंटली, और जो वेव है उसका जो प्रोपेगेशन है, ट्रेवल है, वो भी क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली ही हो रहा है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसका भी डायरेक्शन और इसका भी डायरेक्शन, दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन एनर्जी के प्रोपोगेशन के पैरेलल होता है। तो हमारा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसमें से डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन है। डिप्लोब्लास्टिक देखिए ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो सेल है, हमारा बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का, और ये सेल अलग अलग लेयर में
अरेंज होते हैं। जो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उसमें सेल क्या होते हैं, 2 लेयर में अरेंज रहते हैं, और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है उसमें क्या होता है, जो सेल है वो 3 लेयर में अरेंज हुए रहते हैं। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 लेयर पाया जाता है सेल का उसे डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं, और जिसमें 3 लेयर होता है उसको ट्रिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लोप्लास्टिक होता है और ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा टैपवर्म, तो ये तो हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। अर्थवर्म ये भी हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। प्लेनेरिया भी हमारा ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी एनीमोन, ठीक है ना। सी एनीमोन हमारा क्या हो जाएगा, डिप्लोप्लास्टिक हो जाएगा। बाकी हमारा क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब है अगला सवाल, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन अ ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स क्या है, अभी सवाल यहाँ पे समझना होगी ब्रायोफाइट्स है क्या। तो ब्रायोफाइट्स एक प्लांट है ना, एक प्रकार का क्या है, प्लांट को अलग अलग किंगडम में बांटा गया, 4 किंगडम है प्लांट के। एक तो हो गया ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, पहला है हमारा ब्रायोफाइट, फिर है हमारा टेरिडोफाइट, और है हमारा जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये चारों क्या हैं, प्लांट के पार्ट हैं। इनमें से हमारा जो, और प्लांट में हम जानते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ, वो खुद अपना खाना बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ क्या कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। और हेटरोट्रॉफ किसको कहते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, उसे क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ। सेप्रोफाइटिक क्या होता है इसमें, सेप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो सड़ल गड़ल चीज़ को खा के अपना भोजन प्राप्त करता है, सड़े गले चीज़ पे उगता है, मरल जुरल चीज़ पे उगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्रोफाइटिक। और ऑटोट्रॉपिक बता ही दिए, जो अपने खाना बनाता है। तो जितने भी प्लांट है वो क्या है, हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो खुद नहीं खाना बनाते। पैरासाइटिक वैसे जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर रहता है ना, जैसे ढील है, ढील जानते हैं, लीस जिसको जुआ भी कहते हैं, जुआ है ना, ढील हमारे कपार में होता है, वो हमारा खून चूसता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे मलेरिया का पैरासाइट है, वो हमारे अंदर जा कर के हमारे ही चीज़ को खाता है, हमें नुकसान पहुँचाता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसे पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से हमारा सही हो जाएगा ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये प्लांट है ब्रायोफाइट, और प्लांट हमेशा कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा सही, कौन सा सही हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोएम एलिमेंट इज सपोर्टिव इन फंक्शन। व्हिच ऑफ द फ्लोएम एलिमेंट इज सपोर्टिव इन फंक्शन। जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फ्लोएम है, फ्लोएम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। फ्लोएम मतलब ये हमारे प्लांट के रूट में पाया जाता है। रूट में 2 प्रकार के ट्यूब पाए जाते हैं, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, नीचे से जड़ से मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पत्तियों तक, और जो फ्लोएम है उसका क्या काम होता है, पत्तियों में बने भोजन को प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स में भेजने का काम करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्लोएम को सपोर्टिव फंक्शन काम करता है, सपोर्ट करता है ना, सपोर्ट माने सहायता प्रदान करता है, कौन सा ऐसा है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं, इसमें ये फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा। कंपेनियन सेल ये भी नहीं होगा। फ्लोएम फाइबर, देखिए ये हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारा हो जाएगा सपोर्टिव फंक्शन होता है इसका, ये सपोर्ट करने का काम करता है बाकी सेलों को। फ्लोएम के बाकी सेल को सपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम फाइबर। अब अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस आर नॉट स्टोर्ड इन वैक्यूल। अब भैया वैक्यूल होगा क्या है, वैक्यूल क्या होता है उसको समझो। वैक्यूल है हमारा, हमने सेल पढ़ा है क्लास 8 में। 8 में क्या पढ़ा हमने, सेल पढ़ा। सेल में एक चीज़ हमने पढ़ा था वैक्यूल। वैक्यूल जिसे हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। वैक्यूल में क्या होता है, वैक्यूल कोशिका में पाया जाने वाला, सेल में पाया जाने वाला खाली स्थान होता है जिसमें मिनरल वाटर मौजूद होते हैं, है ना। मिनरल्स, वाटर, एसिड, बेस, ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं इसमें स्टोर रहते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है जो नहीं होता है इसमें। क्या क्या होता है वैक्यूल में, वाटर, मिनरल, एसिड, बेस, एमिनो एसिड, ये सब होते हैं, शुगर होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा हो जाएगा एमिनो एसिड जी होता है वैक्यूल में, शुगर ये भी होता है, प्रोटीन ये भी होता है, डीएनए, डीएनए हमारा जो है वो कहाँ पाया जाता है, डीएनए हमारा कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसे केंद्रिका कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, वैक्यूल में नहीं। तो हमारा एमिनो एसिड तो हो जाएगा वैक्यूल में, शुगर भी हो जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, लेकिन डीएनए हमारा इसमें नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए क्योंकि कहाँ होता है, केंद्रक में होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज, इसका मतलब वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार से काम करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है पहले इसको तो जानो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हमारा सेल से रिलेटेड सवाल है, किससे, सेल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन होता है ना। एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट का आउटर मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका काम क्या है, तो देखिए ऑप्शन, इसका काम है एक तरह से गार्डिंग काम करता है। ये चौकीदार होता है ना स्कूल में, चौकीदार का काम करता है। चौकीदार क्या करता है स्कूल में, अनावश्यक किसी व्यक्ति को घुसने नहीं देता, और ना ही अनावश्यक किसी बिना मतलब का कोई बच्चा को स्कूल से बाहर आने देता है। जो उपयोगी काम अगर उसको है तभी बच्चा बाहर जा सकता है, और अगर कोई आदमी जिसको बहुत ज़रूरी है स्कूल में काम है तभी वो अंदर आ सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का जस्ट इसका भी काम होता है। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या है इसका। देखिए फर्स्ट क्या है, अ बैरियर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच अलाउ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल। मतलब क्या हुआ, एक बैरियर का काम करता है ना। बैरियर का मतलब रुकावट, एक रोकने का काम करता है, एक क्या बोलते हैं उसको, चौकीदार। हाँ वही चौकीदार का काम करता है, जो कुछ पदार्थ को अंदर आने देता है और कुछ पदार्थ को बाहर जाने देता है। सभी पदार्थों को अलाउ नहीं करता है घुसने और निकलने का। दूसरा का, अ बैरियर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, एक बाहरी जो वातावरण है उससे अलग करने का एक मेम्ब्रेन होता है। सेल को उसके आंतरिक इन्वायरमेंट से उसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे अलग करने का एक मेम्ब्रेन होता है, एक है ना दीवार होता है, जो सारे मटेरियल को अंदर आने और जाने देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और तीसरा क्या है, अ रिजिड बैरियर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट डज नॉट अलाउ एंट्री ऑफ एनी मटेरियल। इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा बैरियर जो किसी भी मटेरियल को इधर उधर आने नहीं देता। और डी में क्या बोल रहा है, ए कवरिंग सेपरेटिंग वेरियस पार्ट ऑफ द सम सेल, है ना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। ये एक इस प्रकार का बैरियर है जो कुछ मटेरियल को अंदर आने देता है और कुछ को बाहर जाने देता है। जो उपयोगी मटेरियल है उसी को अंदर आने देगा, और जो मटेरियल बाहर जाने लायक है उसी को बाहर जाने देगा। अब अगला सवाल क्या है, हु गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ किसने दिया, तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, ये प्रॉट्स हैं। प्रॉट्स ने है जो हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ दिया था, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड दैट ऑफ सल्फर इज 2, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन प्लस सल्फर जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, तब इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा। जब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है, और सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2 है। ठीक है, 2 का मतलब कि वैलेंसी 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन पे कितना होगा, प्लस चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा, और सल्फर पे +2 चार्ज होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब भी ये सल्फर पे -2 चार्ज होगा, है ना, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, इसका मतलब अगर ये टूटेगा तो कितना चार्ज आएगा इस पर, +1, और जब सल्फर जब वैलेंसी 2 है इसका मतलब इस पर -2 चार्ज होगा। ठीक है, और ये दोनों जब अटैच होंगे तो इनका जो क्या है चार्ज है वो क्या होगा, ख़त्म होगा, है ना। जब अब ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इनको न्यूट्रल होने के लिए क्या करना होगा, इनका चार्ज को ख़त्म करना होगा। तो चार्ज कैसे ख़त्म होगा, तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, इधर काहे नहीं चल रहा है, देखिए अगर एक हाइड्रोजन एक सल्फर से जुड़ रहा है ना, तो सल्फर से है -2 चार्ज और हाइड्रोजन पे है +1 चार्ज, तो इसका एक प्लस और इसका एक माइनस गायब हो जाएगा। अभी भी इसका एक माइनस बच गया, तो इसका एक माइनस गायब होने के लिए हमको एक और प्लस चार्ज चाहिए, और हमारे पास है कौन प्लस चार्ज वाला, हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन का एक प्लस चार्ज और आकर के इसके साथ जुड़ेगा, तो इसका एक प्लस इसका एक माइनस दोनों खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन आ गए, 2, और सल्फर कितने हैं, 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2S। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब अगला सवाल है, विच इज़ द बेस्ट टेक्निक टू सेपरेट कॉफ़ी ग्रेन फ्रॉम द कॉफ़ी सॉल्यूशन। कॉफ़ी का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कॉफ़ी का ग्रेन को अलग करने का बेस्ट टेक्निक है। कॉफ़ी ग्रेन का है दाना, कॉफ़ी का जो दाना होता है उसमें जो छिलका फिलका हो गया और उसका हम घोल बनाए तो उसमें से छिलका भी तो मिक्स हो जाएगा, तो उस छिलका जो है कॉफ़ी का सॉल्यूशन में से कैसे अलग किया जाए। तो इसका सिंपल सा तरीका है, फ़िल्टर कर देंगे, है ना। ऐसे चीनी के में
चीनी और शरबत बनाते हैं ना, तो उसमें नींबू डालते हैं, तो नींबू का जो भूसा जो होता है वो भी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो भूसा को अलग करने के लिए क्या कर देते हैं लोग, छलनी से छान देते हैं। ठीक है, छलनी का जो छेद होता है वो थोड़ा छोटा छोटा होता है ना। और जो हमारा नींबू का जो भूसा है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा, तो ऊपर लटक जाता है, और जो बाकी चीज़ वो नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी जो कॉफ़ी का ग्रेन है वो भी फिल्ट्रेशन के माध्यम से सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल ये ऑप्शन कौन सही होगा इसका, फिल्ट्रेशन। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में इनमें से कौन सा से जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला क्या है, दे आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर, बिल्कुल सही है। एलिमेंट क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और आयरन है, ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, इसमें कोई मिक्स नहीं होता। इसमें सिर्फ आयरन का ही एटम होते हैं, हाइड्रोजन का ही एटम होता है, ऑक्सीजन का ही एटम होता है। एलिमेंट कहते हैं किसके हैं, जिसमें एक ही तरह के एटम होते हैं उसे क्या बोला जाता है, एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट एक बिल्कुल प्योर हुआ। दूसरा हमारा है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। जी, अब इससे छोटा पार्ट सब्सटेंस में ये छूटने वाले नहीं हैं। जैसे हमारा H2O है, ठीक है, इसे हम इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को और आगे तोड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी क्या है, सिंगल। और H2O में क्या है, दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारा बी भी क्या है, सही है। अब तीसरा देखिए, हमारा तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। जी बिल्कुल, एलिमेंट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो भी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे उसमें आप तीन ग्रुप देखेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड्स। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, जो ऊपर सभी तेल है सब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या है, आयरन कामा इज रिचली फाउंड इन, आयरन कामा इज रिचली फाउंड इन, आयरन कामा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आयरन कामा क्या होता है, तो ये एक प्रकार का टिश्यू है, और ये टिश्यू पाया जाता है हमारे प्लांट में। कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाने वाला टिश्यू है। और ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, चारों ऑप्शन में प्लांट का ही कैटेगरी है। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स, और एक है नॉन ऑफ दिस। हाइड्रोफाइट्स को कहते हैं जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मने वाटर, फाइट मने जहाँ रहते होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। और हेलोफाइट, हेलोफाइट का मतलब होता है नमकीन जगह। हेलो मतलब नमकीन जगह को क्या बोला जाता है, हेलो। और वहाँ पे उगने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट कहा जाता है। नमक वाले क्षेत्र में जो उगते हैं प्लांट उसे हेलोफाइट कहते हैं। और है एक जेरोफाइट, जेरोफाइट का मतलब होता है, जेरो मतलब सुखाड़, जहाँ पे कुछ नहीं है, पानी का अभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, जेरोफाइट। मतलब प्लांट जो वहाँ पे उगते हैं, तो जेरोफाइट। तो अब देखिए एरन कायमा कहाँ पाया जाता है। देखिए प्लांट में तीन प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, पैरेन कामा, स्क्लेरन कामा एंड एक होता है कोलेन कायमा। और जी इसके एरन कामा ये एक पैरेन कायमा का पार्ट है। किसका पार्ट है, पैरेन कायमा। पैरेन कायमा का दो पार्ट्स होते हैं, ठीक ना, एक होता है एरन कायमा और एक होता है क्लोरीन कायमा। क्लोरीन कायमा और एक होता है एरन कायमा। एरन कायमा मतलब एक ऐसा टिश्यू जिसमें एयर भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, एयर। और क्लोरीन कायमा एक ऐसा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो जो हरे पत्ते होते हैं उसमें क्लोरीन कायमा पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और एरन कायमा वह टिश्यू जिसमें क्या होता है, एयर भरे होते हैं, एरन कायमा कहलाते हैं। तो एयर किसको ज़रूरी होगा, कैसे प्लांट को एयर की आवश्यकता होगी, तो जो पानी में रहेगा उसको तैरने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, हवा की, है ना। जैसे ट्यूब में हवा भर देते तो तेरुआ क्या होने लगता है, पनिया पे तैर जाता है, ठीक ना, क्योंकि उसमें हवा भरा है। तो जो प्लांट पानी में है उनको क्या चाहिए, हवा चाहिए फ्लोटिंग के लिए। तो एरन कामा क्या होता है, हवा भरा हुआ एक टिश्यू होता है। तो ये टिश्यू कहाँ होना चाहिए, हाइड्रोफाइट्स में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जो पानी वाले वाटर प्लांट है उसमें ये टिश्यू पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनको तैरने के लिए टिश्यू की आवश्यकता होगी। अगला सवाल क्या है, अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये हमारा नर्वस सिस्टम से संबंधित सवाल है। किससे संबंधित है, नर्वस सिस्टम, है ना।
जो हमारे मैसेज को पहुंचाने का काम करता है हमारे शरीर से ब्रेन तक और ब्रेन से शरीर तक, उसे क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। और जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो ये नर्वस सिस्टम से संबंधित सवाल है। अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिव फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ न्यूरॉन इज कॉल्ड। देखिए न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन सबसे छोटा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, है ना। न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या हमारा न्यूरॉन है। ये देखिए ये इसका होता है हमारा डेंड्राइट्स कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको बोलते हैं एक्सोन। इसको बोलते हैं एक्सोन। और ये है हमारा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। ये डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी और ये हमारा एक्सोन। तो हमारा 3 मेन पार्ट्स होते हैं, है ना। किसी भी न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि जो एक सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है वो क्या कहलाता है। ये देखिए सिंगल लॉन्ग फाइबर लाइक कंडक्टिंग पार्ट है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, नर्व सेल नहीं, नर्व सेल नहीं होगा। सेल बॉडी नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है। और ये पूछ क्या रहा है, एक लॉन्ग फाइबर लाइक, है ना, लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कौन है इसमें, तो ये है एक्सोन। तो हमारा सही हो जाएगा सी ऑप्शन एक्सोन, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, यार तुम कहाँ नीचे आ रहे हो। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पिनी स्किन ऑर्गेनिज्म। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनका चमड़ा कैसन होता है, कांटेदार होता है। उस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके शरीर पे कांटा पाया जाता है, तो पाइल में नहीं होता है, प्राउन में भी नहीं होता है, सी अर्चिन ये एक समुद्र में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसके शरीर पे क्या होता है, कांटेदार उभार होते हैं। उसके चमड़ा पे क्या होता है, कांटा जैसा निकला होता है, इसे क्या बोलते हैं, सी अर्चिन कहते हैं। तो सी अर्चिन ही हमारा हो जाएगा सही। कॉकरोच में कांटा होता है नहीं उसके शरीर पे। प्राउन का मतलब हो गया वो झींगा मछली खाया ना, वो होता है प्राउन, तो उसमें भी कांटा नहीं होता है। पाइल वो हमारा जो स्नेल टाइप का होता है वो बड़ा सा, वो भी हमारा पाइल है, इसमें भी कांटेदार नहीं होता है शरीर। हमारा सी अर्चिन, इसमें क्या होता है, कांटेदार होते हैं उसके स्किन। तो ये हमारा सी अर्चिन हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, मिनिमम टाइम इंटरवल फॉर हियरिंग अ डिस्टिंक्ट इको इज। देखिए इको का होता है भाई, इको क्या होता है, तो देखिए जैसे हम किसी कमरा में आवाज़ मारते हैं, कोई खाली कमरा होता है, ठीक है ना, उसमें अगर हम आवाज़ मारते हैं तो आवाज़ हमको दोबारा सुनाई पड़ता है ना। जैसे ही अगर हम चिल्लाए तो आवाज़ हमको जब चिल्लाए वैसे ही सुनाया, फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ टकरा करके फिर हमारे कान में आता है तो क्या होता है, सुनाई पड़ता है। ऐसे क्या बोलते हैं, इको। एक ही साउंड जब दोबारा सुनाई पड़ता है, एक साउंड हमने सुना, चिल्लाया तो पहले सुना गया, फिर वो दोबारा हमारे कान में आके सुनाई देता है, ऐसे फिनोमेनन क्या कहते हैं, इको साउंड कहते हैं। और इको साउंड सुनने के लिए जो साउंड हमने सुना है और जो टकरा के आ रहा उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितने समय का गैप होना चाहिए। पहली बार जो हमने साउंड सुना और जो साउंड टकरा करके वापस आ रहा है उसको बीच में कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें, आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको 0.1 सेकेंड दिया होता है, ठीक है। जो साउंड हमारे मुंह से निकला और वो टकरा के वापस हमारे कान में आया उसके बीच में कितना टाइम लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड से कम, अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हुआ तो हमें इको सुनाई नहीं देगा, मतलब दोबारा वो साउंड हमको सुनाई नहीं देगा। कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, आवाज़ हमने निकाला, फिर जो एक बार सुनाया, जैसे निकाला वैसे सुना गया आवाज़, और दोबारा टकरा के आके जब सुनाया तो कितने देर में आना चाहिए उसको, 0.1 सेकेंड से कम समय में अगर वो आवाज़ दोबारा आके हमारे कान में घुसता है तो हमें वो दोबारा इको के जैसा सुनाई पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर टाइम हुआ तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब है लास्ट सवाल क्या है, अ शीप सेंड सोनार एंड रिसीव एंड इको आफ्टर 2 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, है ना, देन द डेप्थ ऑफ द सी इज।
इसमें सवाल पूछ रहा कि एक सी है, क्या है, एक सी है, वो समुद्र में जा रहा है, वो किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए सोनार वेव का ये यूज करते हैं, ठीक है ना। जो टकरा करके किसी चीज़ से वापस आता है तो समझ जाते हैं कि नीचे कुछ चीज़ है। या फिर उसको क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए कितना गहरा है, इसके लिए सोनार का यूज़ किया जाता है शिप के द्वारा। तो शिप क्या करता है, वो अपने अंदर से सोनार वेव ये रिलीज करता है, वो जो समुद्र का तल है उससे टकरा के वापस सी तक जाता है और इससे पता कर लिया जाता है और इसका स्पीड होता है और जितना टाइम लगता है उसको आने में उसके अनुसार ये इसका डेप्थ पता कर लेते हैं कि कितना गहरा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर सी है और नीचे यह सी बेड है, सी का जो समुद्र का तल है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना ले लिए हम लोग, डी मान लिए, ठीक है। तो वेव क्या हुआ, एक बार आया और टकरा के फिर गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया वेव, एक बार आया डी फिर गया डी, तो 2d डिस्टेंस कवर किया। और इसका स्पीड कितना है, 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो इसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं फार्मूला से, d बराबर स्पीड इंटू टाइम, डी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इस फार्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए d बराबर स्पीड इंटू टाइम, d कितना दिया हुआ है 1500, स्पीड नहीं d नहीं दिया हुआ है, d बोल रहे हैं, d दिया हुआ है 2d, d कितना हमने ले लिया, एक बार सोनार आया और फिर वापस गया तो 2d हो गया, ठीक है। और स्पीड कितना दिया हुआ है 1500, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, 2 से 2 कट गया, d बराबर कितना आ गया 15 मीटर, 1500 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या ऐसा है, ऑप्शन में हमारा ऐसा ही है 1500 मीटर, तो हमारा पहला आंसर इसका सही हो जाएगा 1500 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा साइंस का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और भी अगर सवाल आपको चाहिए साइंस का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके लिए और भी सवाल लेकर के आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व करके अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करें। थैंक यू।